वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, साथ ही साथ आप एग्ज़ाम की भी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डिटेल्स स्टडी किए थे, जिसमें से आप सभी विद्यार्थी का बहुत सारा प्यार मिला। उसके लिए सभी विद्यार्थी को थैंक्स। और जो विद्यार्थी इस चैनल में नए हैं, इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो पिछले क्लास में जो हमने लास्ट कंटेंट देखा था वो था डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस मेरे भाई। तो उसमें आप लोगों का कमेंट था कि सर ये जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो एग्जाम्पल दिया ना, ये एग्जाम्पल थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, ठीक है। और बहुत सारा सवाल ऐसे कमेंट्स आए थे, ठीक है, कि इसमें एग्जाम्पल जो है क्लियर नहीं कर पा रहा। कोई ऐसा सटीक एक एग्जाम्पल दीजिए न्यूमेरिकल व्यू में, ताकि हम लोग इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए पहले आप लोग का डाउट वाला जो क्वेश्चन है वही पहले सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग जो आगे का जो टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन उसको कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्टेंस को एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझते हैं। तो एक मान लीजिए सर्कुलर पाथ आप ले लीजिए, ठीक है। एक सर्कुलर पाथ ले लेते हैं। तो मान लेते हैं ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। ये एक हमारा क्या है, एक सर्कुलर पाथ है। बातों को समझिएगा। अब इसको सर्कल टो को 4 भाग में बांट दीजिए, 4 इक्वल पार्ट्स में काट दीजिएगा। तो 4 इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड कर देंगे तो ये सभी एंगल जो होगा थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा। ईच एंड एवरी एंगल जो एक क्वाड्रेंट में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ का भी जो ये एंगल होगा ये हमारा क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा मेरे भाई। आप ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को आप ए मान लीजिए, इस पॉइंट को आप बी मान लीजिए, यहाँ पे इसको सी लेबलिंग कर दीजिए। अब यहाँ पे सर्कल में अब पेरीमीटर निकालिए, तो आर्क लेंथ ACB निकालिए। ACB मतलब ये लेंथ को निकालिए, ठीक है। ACB को निकालिए। तो ACB निकालने के लिए आप 10th में पढ़े होंगे थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई R पढ़े होंगे। ये फॉर्मूला से आप वाकिफ होंगे, ठीक है। सर्कल में 10th में पढ़े होंगे इस चीज के बारे में, ठीक है। एकदम जीरो लेवल पे जा रहे हैं ताकि आपको डिफरेंस समझा सके डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने बताया था पिछले क्लास में। लेकिन जब आप लोगों का कमेंट आया तो सोचे कि एक एग्जांपल ऐसा दे दें तो क्लियर हो जाए। अब मान लेते हैं इसका रेडियस हमारा क्या है, R है। R मतलब यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है हमारा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि R यूनिट का हमारा इसका ओरिजिन से इसका मैंने सर्कल का क्या है, रेडियस है। R यूनिट हमारा क्या है, रेडियस है मेरे भाई। तो यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, तो ACB का जो आर्क लेंथ होगा तो क्या होगा, 90 बाई 360 इंटू 2 पाई R होगा यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है। अब इसको डिवाइड कीजिए तो 94 जा 360, 2 जा 4। तो यहाँ पे ACB का जो वैल्यू आया, ध्यान दीजिएगा, ACB का जो वैल्यू आया वो क्या आया मेरे भाई, पाई R बाई 2 आया। तो ये जो पाई R बाई 2 आया ये एक्चुअली में डिस्टेंस है। ये एक्चुअली में क्या हमारा डिस्टेंस है, मतलब एक्चुअल पाथ लेंथ है। ये क्या हमारा एक्चुअल पाथ लेंथ है मेरे भाई। क्लियर है। ये एक्चुअल पाथ लेंथ मतलब डिस्टेंस हो गया, ठीक है। मतलब ये जो लाइन है हमारा यहां से यहां तक, ये एक्चुअल पाथ लेंथ हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं हम लोग। किसकी बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या है, शॉर्टेस्ट रूट। तो A से B का जो शॉर्टेस्ट रूट होगा ये होगा मेरे भाई A से B का शॉर्टेस्ट रूट। A से B का शॉर्टेस्ट रूट तो ये होगा हमारा। तो शॉर्टेस्ट रूट होगा तो ये जो आपका हिस्सा हो गया ये आपका डिस्टेंस का हिस्सा हुआ, ये आपका डिस्टेंस का हिस्सा हुआ। और ये आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट का हुआ, डिस्प्लेसमेंट का हुआ। तो ये तो हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है मेरे भाई। तो राइट एंगल ट्राइंगल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे एक्चुअली में क्या है, हाइपोटेनियस है। तो अगर हाइपोटेनियस आपको AB निकालना है, AB अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर का अंडर रूट, यही है मेरे भाई। तो OA और OB बोथ आर रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। OA एंड OB इज बोथ ऑफ द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर पाथ। तो यहाँ पे वैल्यू बैठा सकते हैं आप बड़ा ही आसान से, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, तो ए बी का जो वैल्यू आएगी हमारी अंडर रूट 2 इंटू आर आएगी, अंडर रूट 2 इंटू आर यूनिट आएगी, ठीक है। तो ये जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारा क्या है डिस्प्लेसमेंट है मेरे भाई। अब क्लियर हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। तो आप लोगों का कमेंट था सर कैसे डिस्टेंस लेस होगा डिस्टेंस से, आप ही लोग का क्वेश्चन था कमेंट में था। तो देखिए ये जो पाई आर बाई 2 वैल्यू है, ठीक है, वो रूट 2 इंटू आर से बड़ी है, ये वैल्यू हमारी ग्रेटर है, ये वैल्यू हमारी क्या है स्मॉलर है। पाई का वैल्यू 22/7 में हटा दीजिए, 22/7 में हटाएंगे 3.14 आएगा। 3.14 को अगर आप डिवाइड करिएगा 2 से तो ये 1.414 से ज्यादा वैल्यू आएगी, थोड़ी सी ग्रेटर वैल्यू आएगी। इससे साफ क्लियर होता है मेरे भाई कि डिस्टेंस जो होता है ग्रेटर होता है डिस्प्लेसमेंट से। डिस्टेंस जो है ग्रेटर, ऑलवेज ग्रेटर डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट से हमेशा क्या होता है वो ग्रेटर ही होता है हमारा डिस्टेंस, ठीक है। आप लोग का कमेंट था तो जवाब हो गया। अब चलिए हम लोग टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या है पहले समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। बड़ा ही मजेदार चीज है मेरे भाई, ठीक है। एग्जाम्पल लोग को समझिएगा। मान लीजिए आपको रांची से टाटा नगर जाना है, ठीक है। मान लीजिए ये रांची से आप टाटा नगर जा रहे हैं, ठीक है, टाटा जा रहे हैं, ठीक है, रांची टू टाटा जा रहे हैं, ठीक है। बीच में ये एक पूरा रूट है हमारा और हम डिसाइड किए हैं कि हर 1 घंटा के बाद स्टॉपेज लेंगे, हर 1 घंटा के बाद स्टॉपेज ले रहे हैं। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पर स्टॉपेज लिए और यहाँ पर मैंने 3 घंटे में हम कवर कर रहे हैं 3 आवर में, तो हर 1 आवर में हमने स्टॉपेज लिया। 1 आवर में यहाँ पर स्टॉपेज लिया। मान लीजिए ये हमारा बुंडू है, ठीक है, और ये हमारा मान लीजिए कि चांडिल है, CHANDL चांडिल है हमारा, ठीक है। और यहाँ से ये हमारा 1 आवर है, ठीक है। और यहाँ से ये हम चांडिल से टाटा जाने में हमको 1 आवर लग रहा है। क्लियर है बात तो को समझिए। यहाँ पे मान लीजिए आप रांची से टाटा जा रहे हैं, आप हर 1 घंटे में डिसाइड कर रहे हैं कि हम एक स्टॉपेज लेंगे। तो पहला स्टॉपेज 1 घंटा में अपने बुंडू का डिस्टेंस कवर किया 1 आवर में, फिर बुंडू से चांडिल आप 1 आवर में कवर किया और चांडिल टू टाटानगर आपने 1 आवर में कवर किया। जब बीच का डिस्टेंस को आप मेजर कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि हर इक्वल टाइम इंटरवल में आप इक्वल डिस्टेंस कवर किए हैं, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस कवर किया। मतलब कि हर 1 आवर का जो डिस्टेंस है वो आपका इक्वल है। मतलब ये जो डिस्टेंस है, अगर यहाँ से ये d है, यहाँ से ये d है, मतलब कि सारे हमारे क्या है d है। यहाँ पे में सेम डिस्टेंस अगर आप कवर किए हैं, मान लीजिए कि रांची से बुंडू अगर 40 किलोमीटर है, ठीक है, तो हमारा बुंडू से चांडिल भी आपका क्या है 40 किलोमीटर है, चांडिल से टाटा भी क्या हमारा 40 किलोमीटर है, और हर एक का जो टाइम इंटरवल सेम है। तो ऐसे कंडीशन में जो आपका मोशन हुआ है, मूवमेंट हुआ है, मोशन, वो क्या कहलाएगा हमारा यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा हमारा यूनिफॉर्म मोशन। थोड़ा सा इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हो, अगर किसी चीज का एक्सेलरेशन बिकम 0, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन बिकम 0 होता है, हमने 0 कराता है, तो वैसे कंडीशन में भी जो मोशन होता है आपका यूनिफॉर्म मोशन होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन होता है मतलब कि एक्सेलरेशन बिकम, अगर एक्सेलरेशन हमारा 0 रहता है तो उस कंडीशन में भी हमारा क्या होगा यूनिफॉर्म मोशन होता है। क्लियर है मेरे भाई। और साथ ही साथ हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट क्या होता है हमारा, वेलोसिटी अगर आपका कांस्टेंट होता है या स्पीड कांस्टेंट होता है, स्पीड आपका क्या होता है कांस्टेंट होता है, तो ऐसे भी कंडीशन में आपका क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो यहां पर आप यूनिफॉर्म मोशन को भी अच्छे से आप समझ लिए होंगे। मतलब वैसा मैंने 2 टाइप्स ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन बिकम 0 एज वेल एज वेलोसिटी बिकम 0 एज वेल एज स्पीड बिकम 0 एज वेल एज इक्वल टाइम इंटरवल कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस, ईच एंड एवरी टाइम इंटरवल कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट और इक्वल डिस्टेंस, देन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन क्लियर हो गया मेरे भाई। अब इसके बाद आते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। किस में आते हैं
नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आते हैं। क्लियर है? तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है समझिएगा यहाँ पे पहले, ठीक है। जैसे कि आपको रांची से टाटा जाना है, समझ लीजिए, जस्ट वही एग्जांपल लेते हैं। रांची से आप टाटा जा रहे हैं, ठीक है। आप हर आवर रुकने का फैसला किए हैं, ठीक है। हर आवर आपको रुकने का फैसला किए हैं। तो मान लेते हैं रांची से ये टैमारा है, टैमारा है, ठीक है। रांची से टैमारा हुआ, टैमारा से आप तमार पहुंच गए, तमार पहुंच गए, तमार से आप सीधे टाटा पहुंच गए। लेकिन रांची से टैमारा जाने में 1 आवर लग रहा है, टैमारा से तमार जाने में भी आपको 1 आवर लग रहा है, ठीक है। और तमार से टाटा जाने में भी आपको क्या लग रहा है, 1 आवर लग रहा है। लेकिन ये जो डिस्टेंस है, यहां से जैसे D1 कवर किए, रांची से मान लीजिए टैमारा का D1 है, टैमारा से तमार का डिस्टेंस क्या है, D2 है, और तमार से आपका टाटा का डिस्टेंस क्या है, D3 है। लेकिन यहाँ पे D1 नॉट इक्वल्स टू D2 नॉट इक्वल्स टू D3, मतलब ये जो कवर डिस्टेंस है, ये कवर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। ये जो डिस्टेंस का हो, चाहे इसको डिस्प्लेसमेंट को हो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को, ये अगर इक्वल नहीं है। अब यहाँ पे टैमारा का जिक्र क्यों किए? कुछ दिन पहले रांची का न्यूज चैनल में बड़ा छाया हुआ था मेरे भाई, ठीक है, इसलिए टैमारा का जिक्र कर दिए। चलो जानते हैं, एक दिन हम बाइक से हम भी जा रहे थे यार, ठीक है, हमारा भी घर उधर ही पड़ता है, ठीक है, जा रहे थे, अचानक टैमारा घाटी में रुके, साला फोन किए, फोन देख रहे हैं तो साला 2023 का डेट, 22 में जा रहे थे, 23 का डेट शो कर रहा है, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले घर से आ रहे थे, फिर रुके थे, फिर देख रहे 24 का डेट शो कर रहा है, 8 महीना आगे का। मैंने कि टैमारा घाटी में रुकोगे ना तो टाइम जोन आगे चला जाता है, समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है वहां पर, ठीक है। सब कोई बोलता है भूत का असर है, देवी देवता का प्रकोप है बोलता है, लेकिन भाई मेरे फिजिक्स का वहां फेनोमेना है, इसीलिए हमने टैमारा का जिक्र किया है, ठीक है। इसलिए टैमारा का जिक्र किया है। जो रांची से टाटा जाने के समय में टैमारा घाटी आती है, उस घाटी एरिया में जब भी जाइएगा ना तो टाइम जोन का बड़ा इशू होने वाला है। आपका टाइम करीब 6-7 महीना आगे दिखाता है। जो भी डिजिटल क्लॉक ले जाइएगा, एनालॉग क्लॉक में नहीं होता। हमने दोनों ले, फिजिक्स का टीचर है तो एक दिन हम फिर गए, इस बार जब गए थे कुछ दिन पहले, तो हमने एनालॉग क्लॉक को लेकर के गया, ठीक है, और डिजिटल क्लॉक को लेकर के गया, ठीक है। तो डिजिटल क्लॉक में टाइम आगे चला जाता है, मोबाइल का क्लॉक में भी टाइम आगे चला जाता है, लेकिन जो एनालॉग क्लॉक है, ठीक है, जो कांटा वाला जो टिप 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 होता है, जो, ठीक है ना मेरे भाई, सुई वाला जो होता है, उसको एनालॉग क्लॉक कहते हैं, ठीक है, उसमें टाइम का असर नहीं पड़ता है। लेकिन जितने भी डिजिटल क्लॉक हैं, चाहे वो वेब ब्राउजर क्लॉक है, उसमें टाइम आपका 6 मंथ बिफोर आगे चला जाएगा, आफ्टर चला जाता है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। इसलिए मैंने टैमारा का जिक्र किया, थोड़ा सोचे कि यहाँ पे आप लोग को कुछ फिजिक्स बता दें। अरे बहुत ही बड़ा, तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, ठीक है, जिस कारण से टाइम जोन आगे चला जाता है। अब इस पे रिसर्च का विषय भी है, रिसर्च कर भी सकते हैं पढ़ करके। कभी आइए रांची से जमशेदपुर जाइए तो टैमारा घाटी में रुक करके इस पर आप रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग भी लगे हुए हैं, देखते हैं क्या इफेक्ट है जिस कारण से टाइम जोन 6 महीना, करीब 6 से 8 महीना आगे चला जाता है। हर बार कुछ मैंने कि डिस्टेंस है, कुछ डिस्टेंस में 6 महीना पीछे रहता है, कुछ में 6 महीना आगे, 6 महीना से भी आगे 8 महीना 10 महीना का इशू करता है। मतलब एक पार्टिकुलर नहीं है, मतलब करीब 2 से 3 किलोमीटर का एरिया है, उसमें यह टाइम जोन का इशू होता है, बाकी जगह नहीं होता है। सिर्फ पार्टिकुलर 2 से 3 किलोमीटर्स का जो एरिया होगा वहीं पे ये इशू होता है, टाइम जोन का आगे चला जाता है। तो इसीलिए हमने यहाँ टैमारा का जिक्र किया, थोड़ा सा बताना भी था। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर सेम टाइम इंटरवल इक्वल नहीं है, तो इस कंडीशन के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। मतलब यहां पर क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट हो सकता है या क्या हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, ठीक है, कांस्टेंट या वेरिएबल हो सकता है। साथ ही साथ क्या होगा, वेलोसिटी और स्पीड, ये भी क्या होगा, वेरिएबल हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में मतलब कि ईच एंड एवरी इक्वल टाइम इंटरवल डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस, देन दिस कंडीशन ऑफ मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ऐसे कंडीशन पे जो मोशन मिलेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। क्लियर है यहाँ पे।
तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाना चाहिए यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में। तो यहाँ तक क्लियर हो गया यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है मेरे भाई स्पीड का। अगला पॉइंट किसका हमारा? स्पीड का है। तो स्पीड की अगर बात करें तो क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय यूनिट टाइम। क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय यूनिट टाइम is called speed, या इसी को सेकंड सेंस में कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। क्या कह सकते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। यहां पर यदि हम स्पीड की बात करें तो स्पीड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यहां पे ध्यान दीजिएगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम होगा मेरे भाई। डिस्टेंस बाई टाइम होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहां पर डेल एक्स बाई डेल टी, मतलब कि स्मॉल डिस्टेंस और स्मॉल टाइम में डिस्टेंस और टाइम का जो रेशियो होगा इसी को हम लोग क्या कहेंगे? स्पीड कहेंगे। तो स्पीड ये जो है हमारा सबसे पहला चीज क्या है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन सा क्वांटिटी है हमारा? स्केलर क्वांटिटी है। अब इसका जो डायमेंशन होगा, तो डायमेंशन, डिस्टेंस एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और टाइम भी एक क्या हमारा? फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो सीधी सी बात, इसका जो डायमेंशन होगा m0 l t-1 इसका डायमेंशन होगा। क्लियर है? और इसका जो SI यूनिट होगा, इसका क्या होगा मेरे भाई? SI यूनिट। तो SI यूनिट इसका होगा मीटर पर सेकेंड। ये था मेरे भाई स्पीड का कहानी, ठीक है। तो स्पीड क्या होता है हमारा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, और स्पीड हमारा क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। इसका जो डायमेंशन होगा m0 m का पावर नॉट l t-1, ये इसका क्या है? डायमेंशन है। और इसका जो SI यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड होगा। इसके बाद जो है अगर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एवरेज स्पीड का है। एवरेज स्पीड का है। तो एवरेज स्पीड में हम लोग केस 1 की बात करते हैं। केस 1, ठीक है। तो केस 1 क्या कहता है? इक्वल टाइम इंटरवल कवर डिफरेंट, माने कि इक्वल टाइम इंटरवल कवर डिफरेंट वेलोसिटी ऑफ एनी डिस्टेंस। ध्यान देना, एनी डिस्टेंस कवर्ड बाय डिफरेंट वेलोसिटी ने डिफरेंट स्पीड देन एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। तो बड़ा ही सिंपल है मेरे भाई कि V एवरेज स्पीड इन एवरेज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डैश 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 प्लस Vn बाई n होगा। अगर वो nth डिफरेंट स्पीड से कोई डिस्टेंस को कवर कर रहा है तो सारे स्पीड का एडिशन, और जितना टाइम्स ऑफ स्पीड आया उतना नंबर से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हमारे एक्चुअली में अरिथमेटिक मीन हो जाता है। अगर हमारा टू डिफरेंट स्पीड है तो उस कंडीशन में V एवरेज जो होगा वो V1 प्लस V2/2 होगा। क्लियर है? V1 प्लस V2/2 होगा। और अगर थ्री डिफरेंट अगर स्पीड है तो उस कंडीशन में जो एवरेज स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी? V1 प्लस V2 प्लस V3 बाई क्या होगा? 3 होगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो ये जो है हमारा स्पीड निकालने का केस 1 है। इसके बाद केस 2 आता है मेरे भाई, ठीक है। तो केस 2 जो होता है एवरेज स्पीड का, समझिएगा यहां पर, ठीक है। बड़ा ही सिंपल तरीका है कि इक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय डिफरेंट स्पीड।
इक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय इक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय डिफरेंट वेलोसिटी, डिफरेंट वेलोसिटी। तो इसमें हम लोग पॉइंट फर्स्ट को समझते हैं कि टू इक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय v1 एंड v2 वेलोसिटी। टू इक्वल डिस्टेंस covered by v1 एंड v2 वेलोसिटी। अब इसका आपको एवरेज निकालना है, ठीक है। इसका अगर आपको एवरेज निकालना है तो करना क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। बड़ा ही सिंपल तरीका, मान लीजिए ये ए पोजीशन है और ये इसका बी पोजीशन है। बीच का डिस्टेंस हमारा क्या मान लेते हैं कि सी है, ठीक है। यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है वो एस है मान लेते हैं, और यहाँ से भी डिस्टेंस हमारा क्या है, एस है, ठीक है। तो ए से सी जाने में ऑब्जेक्ट को अगर v1 स्पीड लगता है और सी से बी जाने में इसको v2 स्पीड लगता है, तो भैया टाइम तो अलग अलग लगेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या है, t1 है, ए से सी तक का, और सी से बी तक का टाइम क्या है, t2 है। तो नेट टाइम क्या होगा, t होगा ए से बी तक जाने में। तो भाई ए से बी तक का जो नेट एवरेज निकालेंगे वही आपका क्या होगा, एवरेज स्पीड भी एवरेज होगा। यहाँ पे बातों को समझिएगा, यहाँ पे एवरेज स्पीड होगा। तो सबसे पहले यहाँ कोण नहीं बदल रहा, तो टाइम नहीं बदल रहा, तो टोटल टाइम t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2। तो टाइम इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो यहाँ पे देखिए t, तो पूरा t के लिए डिस्टेंस क्या है, 2s प्लस s, 2s होगा। तो s प्लस s बाई एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, v एवरेज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, s बाई v1 प्लस s बाई v2 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे s क्या हो जाएगा, 2s होगा, और यहाँ से v एवरेज s कॉमन निकाल दीजिए और एलसीएम ले लीजिए, v1 इंटू v2। तो यहाँ पे क्या जाएगा, v2 प्लस v1, s से s कट जाएगा मेरे भाई, s से s कटेगा तो क्या बचा हमारा, ध्यान दीजिएगा, 2 बाई v एवरेज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 बाई v1 इंटू v2। अब यहाँ से अगर आप v एवरेज निकालते हैं तो v एवरेज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2v1 इंटू v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। तो ये हमारा क्या हो गया, एवरेज स्पीड। टू इक्वल डिस्टेंस के लिए अगर 2 इक्वल डिस्टेंस है तो उसका एवरेज स्पीड कैसे निकाल सकते हैं, इस चीज को हम निकाल लिए नेक्स्ट पॉइंट में, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, 3 इक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय v1 v2 एंड v3 वेलोसिटी। 3 इक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय v1 v2 एंड v3 स्पीड, देन एवरेज स्पीड। तो मान लेते हैं 3 इक्वल डिस्टेंस है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समझिएगा फिगर को, ये A है, ये B है, ये C है, और ये पॉइंट क्या है, D है। तो A से B का जो डिस्टेंस है S है, B से C का डिस्टेंस S है, और C से D का डिस्टेंस भी आपका क्या है, S है। क्लियर है। A से B तक का स्पीड हमारा क्या है, v1 है, B से C तक का स्पीड क्या है, v2 है, और C से D तक का स्पीड क्या है हमारा, v3 है। तो भाई अगर स्पीड अलग अलग है और डिस्टेंस सेम है तो टाइम तो अलग अलग लगेगा। तो सीधी सी बात है, इसका जो A से B का जो टाइम है t1 है, B से जो C का टाइम है वो t2 है, और C से D का जो टाइम है t3 है। तो एक चीज गौर कीजिएगा, यहाँ पर अगर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट है तो वैसे कंडीशन में क्या नहीं बदलता है, तो टाइम हमारा जितना लगना है वो लग रहा है, मतलब टाइम हमारा फिक्स है। तो मान लीजिए ए से डी तक जा रहे हैं तो टाइम हमारा फाइनल टाइम टी होगा मेरे भाई। तो यहाँ से यहाँ तक का जो स्पीड होगा वो एवरेज स्पीड काउंट कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ तक ना। अब तो यहाँ पर इक्वेशन आधार पर क्या है, टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, t1 प्लस t2 प्लस क्या होगा, t3 होगा मेरे भाई। t1 प्लस t2 प्लस क्या होगा, t3 होगा। अब समझिए यहाँ पर, ठीक है, कि ये जो t है ये टोटल टाइम है, तो a टू d का जो डिस्टेंस है
और उसके साथ अगर उसका एवरेज स्पीड को डिवाइड करेंगे तब नहीं ये टोटल टाइम टी निकलेगा मेरे भाई। तो क्या को डिस्टेंस है, एस प्लस एस प्लस एस, 3 टाइम्स एस है, और इसका एवरेज स्पीड क्या है, वी एवरेज। अब T1 के लिए क्या है, एस बाई वी वन होगा, तो एस बाई वी वन प्लस एस बाई वी टू प्लस एस बाई वी थ्री होगा। क्लियर है भाई मेरे यहाँ पर। अब ध्यान दीजिएगा कि एस 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 क्या होगा, 3s बाई वी एवरेज, एस कॉमन निकाल दीजिए तो एलसीएम क्या आने वाला, ध्यान दीजिएगा V1 इंटू V2 इंटू V3। तो आप ध्यान दीजिएगा V1 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, V2 इंटू V3 बचेगा, V2 से इसको डिवाइड करेंगे तो V1 V3 बचेगा, तो क्या जाएगा V1 इंटू V3 प्लस V3 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, V1 इंटू V2 बचेगा। क्लियर है हमारा, एस से एस कट गया, एस से एस कट गया, तो इस कंडीशन में जो V एवरेज आएगा तो V एवरेज इक्वल्स टू 3V1 इंटू V2 इंटू V3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये हमारा नीचे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा V1 इंटू V2 प्लस V2 इंटू V3 प्लस V3 इंटू V1, ये हमारा निकल गया एवरेज स्पीड। क्लियर है, जो 3 इक्वल डिस्टेंस के लिए। यहां तक तो दिक्कत नहीं है मेरे भाई। अब आते हैं एक एग्जांपल लेते हैं, तो आपको ये जो एवरेज स्पीड का कहानी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि क्या होता है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। 1 कार कवर जर्नी ऑफ हाफ डिस्टेंस, 1 कार कवर्ड जर्नी ऑफ हाफ डिस्टेंस 60 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग डिस्टेंस कवर्ड बाय 40 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ कार, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ कार। क्लियर है मेरे भाई, कार का एवरेज स्पीड क्या होगा, क्लियर है यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक कार जर्नी पे है, ठीक है, मान लीजिए ए से बी कोई जर्नी कर रहा है। अब इसका हाफ डिस्टेंस, अगर ये टोटल डिस्टेंस 1 है, यहां से मान लीजिए 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर यहां से यहां तक है, तो इसका हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, ये 1/2 किलोमीटर आपका यहां तक होगा मान लेते हैं। तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस है, तो ये पोर्शन आपका क्या हो गया, रिमेनिंग डिस्टेंस हो गया, रिमेनिंग डिस्टेंस हो गया। तो 1 - 1/2 रिजल्ट क्या होगा, 1/2। मतलब ये जो डिस्टेंस कवर है, रिमेनिंग जो डिस्टेंस कवर है, वो दोनों इक्वल है, मतलब 2 इक्वल डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट में चला गया। और 2 इक्वल डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट में एवरेज स्पीड हमने ये निकाला है, ये निकाला है, मतलब क्या हो जाएगा, V एवरेज इक्वल्स टू 2V1 इंटू V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस क्या होगा, V2 होगा मेरे भाई। क्लियर है, तो यहाँ पे वैल्यू बैठाइए, तो V एवरेज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 60 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 40। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू 60 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100। ये 2 जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो V एवरेज इक्वल्स टू 6 दूना 12, 12 जो कहते हैं 48 किलोमीटर पर आवर। ये पूरे जर्नी का क्या हो गया, हमारा एवरेज स्पीड हो गया। तो ये था मेरे भाई, आज हमने देखा यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड के बारे में डिटेल से हमने स्टडी किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे वेलोसिटी के बारे में डिटेल से। तब तक इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, और आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि आप लोग का कमेंट अक्सर रहता है कि सर बीच में आने से स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और रिवाइज भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास जो हम लेकर के आएंगे वो वेलोसिटी से रिलेटेड रहेगा, और डिटेल से फिर जैसे हम स्पीड को समझे, यूनिफॉर्म मोशन को जो समझे, वैसे ही हम
स्पीड को भी, वेलोसिटी को भी समझेंगे और उससे डिटेल्स उसका न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। तब तक इसको आप नोट डाउन करके रिवाइज कर लीजिएगा। आशा करते हैं कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय संविधान।